नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना की और उस दौर में आपको लेकर चलेंगे जब तमाम अथक प्रयासों के बावजूद राजेश खन्ना की नाकामयाबी के जो बादल थे जो उनके ऊपर मंडरा रहे थे वो छटने का नाम नहीं लेते थे। और इसी बीच दो और फिल्में आईं। साल 1977 में त्याग और कर्म, ये दो फिल्मों के रिलीज के साथ ही टिकट खिड़की पर राजेश खन्ना की नाकामयाबी लगातार चलती रही। निर्देशकों को आशीर्वाद में अपने कमरे के बाहर बेंच पर खत्म न होने वाला इंतजार कराने के बावजूद भी राजेश खन्ना में अचानक ही दरियादिली बरसाने की भी आदत थी। जब उन्हें मालूम हुआ कि शर्मिला टैगोर अपने पुराने सेक्रेटरी NS कबीर की मदद के लिए एक फिल्म की सह निर्माण कर रही हैं, एक फिल्म को बना रही हैं, तो राजेश खन्ना ने केवल फिल्म के लिए हामी ही नहीं भरी बल्कि अपना मेहनताना भी छोड़ दिया। ये राजेश खन्ना की निजी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। राजेश खन्ना जितने गुस्सैल, जितने अड़ियल कहे जाते हैं, जितने गैर जिम्मेदार कहे जाते हैं अपने करियर को लेकर, उतना ही वो दरियादिल इंसान भी थे। और इसकी ढेरों कहानियां हैं, ढेरों किस्से हैं उनकी दरियादिली के। और उन्हीं में से एक किस्सा शर्मिला टैगोर के पुराने सेक्रेटरी NS कबीर की मदद के लिए जब वो एक फिल्म बना रही थी तो उसमें राजेश खन्ना ने न सिर्फ हामी भरी काम करने के लिए बल्कि अपनी जो फीस थी वो भी छोड़ दी। राजेश खन्ना और शर्मिला की एक साथ आखिरी फिल्म त्याग SD बर्मन के संगीत वाली आखिरी से एक पहले वाली फिल्म भी थी। किसी न किसी वजह से निर्माण में बहुत समय लग रहा था और ये पूरी फिल्म में राजेश खन्ना के बालों से भद्दे ढंग से दिखाई देता है। त्याग में राजेश खन्ना और शर्मिला वाकई प्रेमी लगते हैं और आराधना की तरह दादा SD बर्मन के संगीत ने इसे और भी बेहतर बना दिया। लेकिन दुख की बात है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की असफलता ने उसके संगीत को भी ग्रहण लगा दिया, जिसमें किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले के कई मधुर गीत थे। दोनों सितारों में बढ़िया केमिस्ट्री थी और वो एक दूसरे के पूरक थे। और इतने कि जिसे ठीक से न लिखे जाने वाले सीन में वो अलग होते हैं वो भी सच लगने लगता है। ये खास हिंदी फिल्मी सीन है जब प्रेमी बिना हिचके एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। राजेश खन्ना ने इसे पहले अजनबी में किया था, लेकिन त्याग में इसे अलग तरीके से फिल्माया गया, जिसकी वजह से वो बेहतर दिखता है। जहां इस सीन में राजेश खन्ना के अपने उसूलों पर अडिग रहने की जज्बाती जरूरत पर आम प्रतिक्रिया देना शर्मिला के लिए आसान था, वहीं राजेश खन्ना हमें एहसास करा देते हैं कि वो कितने बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं जब वो दर्शकों को अफसोस से भर देते हैं और सामान्य होने के लिए हीरोइन के प्रति नफरत से। अगर आपने त्याग देखी हो तो आप इस अंडरस्टैंडिंग को महसूस कर पाएंगे। त्याग में नाटकीयता के पल भी हैं। कहानी फ्लैशबैक में कही गई है, लेकिन सही मसाले भी उसमें उसे पुरानी दिखने से नहीं बचा सके और वो जितना समय उसे बनाने में लगा उसके एक छोटे से हिस्से में ही वो डूब गई। त्याग की तरह ही कर्म, जो साल 1977 में रिलीज हुई, कर्म में भी एक भिन्न प्रेम कहानी होने के आसार थे और त्याग की तरह वो पुराने ढंग की भी नहीं लगती थी। BR चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित कर्म लिव इन रिलेशनशिप को दिखाने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। शायद शक्ति 1982 से सालों पहले आई थी। इस वक्त की कुछ एक फिल्मों की तरह थकी हुई एक्शन या उछल कूद वाली फिल्मों से अलग प्रयास करने वाली कर्म शुरू तो बहुत अच्छे ढंग से हुई और आखिरी चौथे हिस्से तक बहुत दिलचस्प रही, जिसके बाद वो अति नाटकीयता में फंस गई और उससे उबर नहीं पाई। अगर BR चोपड़ा फिल्म के तीनों किरदारों का एक दूसरे से आमना सामना होने पर उनकी नैतिक और भावनात्मक दुविधा को दिखाते रहते, बजाय हिंदी सिनेमा की जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिए गए हल्के, तो हो सकता है कि फिल्म इतनी बनावटी ना लगती। इसके अलावा कर्म अगर कुछ साल पहले बनी होती तो शायद बॉक्स ऑफिस पर बेहतर चलती, क्योंकि अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, हम किसी से कम नहीं, ड्रीम गर्ल और खून पसीना जैसी फिल्मों के आगे इतनी संवेदनशील फिल्म के टिकने की संभावना बहुत कम थी। यश चोपड़ा और
कभी कभी की मिसाल देखकर राजेश खन्ना की असली भूमिका ऐसी थी जो उनकी तरह ही नहीं थी। अगर कभी कभी में अमिताभ बच्चन ने ऐसे किरदार पर हाथ आजमाया था जो राजेश खन्ना नींद में भी कर सकते थे, तो राजेश खन्ना ने भी अंततः कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो उनके ख्याल में वक्त के मुताबिक हो। जब से आयन फ्लेमिंग के जेम्स बॉन्ड ने फिल्मों में कदम रखा था, इस महान जासूस ने हिंदी फिल्म जगत को भी आकर्षित किया और फर्ज, हमसाया 1968 या आंखें 1968 या यकीन 1969 जैसी फिल्मों में कामयाब भी रहा था। जहां राजेश खन्ना ने द ट्रेन में सादे लिबास में पुलिस ऑफिसर की भूमिका की थी, वहीं अब उन्हें आखिरकार एक ऐसे बेनाम जासूस का किरदार निभाने का मौका मिला जो कुछ भी कर सकता था। भूतपूर्व अभिनेता जॉय मुखर्जी द्वारा निर्देशित छैला बाबू 1977 में ताजुब में डालते हुए सफल होगी और राजेश खन्ना के लिए टिकट खिड़की पर अकाल एक तरीके से खत्म हुआ। शोमू मुखर्जी द्वारा लिखी गई और अच्छी रफ्तार वाली छैला बाबू 70 के दशक की खास थ्रिलर फिल्म थी, जिसे तेज रफ्तार और कैंप जैसे आकर्षण वाली, जिसमें आनंद बख्शी के मस्ती भरे गीतों पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का 70 के दशक का पांव थिरकाने वाला संगीत था। कल रात सड़क पे एक लड़की ने मुझको आवाज दी, टैक्सी टैक्सी, मैं बाबू छैला और वो पांव थिरकाने वाला यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए कि पैसा चाहिए, वो गाने हैं जो आज भी सुने जाते हैं और लोग आज भी इन गानों पर थिरकते हैं और थिरकने के लिहाज से ये लिखे गए थे, रचे गए थे, बसाए गए थे। महाचोर में राजेश खन्ना ने कॉमेडी के लिए हुनर दिखाया था जो उनकी ऋषिकेश मुखर्जी की नमक हराम, आनंद और बावर्ची में हल्के फुल्के पलों से बढ़कर था और छैला बाबू के अधिकांश सीन्स में यही जिंदा दिली उसे मौज मस्ती वाली फिल्म बना देती है। अगर आराधना ने उन्हें वो करने का मौका दिया जिसमें वो अच्छे थे, रोमानी हीरो का किरदार, तो छैला बाबू ने कॉमेडी के प्रति उनके रुझान के लिए वही काम किया, उन तत्वों को जो उनकी पिछली कुछ असफल फिल्मों में बढ़िया रहे थे। उस वक्त की शैली के साथ मिला देने से छैला बाबू एक मनोरंजक फिल्म बन गई जो अंततः बेहद मजेदार भी रही, जिसने ये अच्छा है ये कहा कि किसी अच्छी फिल्म की अति बुरी होती है। शायद उनके मन में राजेश खन्ना ही रहे होंगे। छैला बाबू की कामयाबी ने उसी नुस्खे को दोहराने के लिए उकसाया और वैसे ही नतीजे की उम्मीद में, मगर चलता पुर्जा साल 1977 बहुत बुरी तरह से डूब गई। उस दौर की लोकप्रिय फिल्मों जैसे फिल्मों में काम करने की राजेश खन्ना की कोशिश होने के साथ साथ बप्पी सोनी की चलता पुर्जा खास 70 के दशक की उन फिल्मों जैसी थी जिसे पश्चिमी जगत बॉलीवुड की रस्मी फिल्मों से जोड़ता है। अमीर बनाम गरीब के हमेशा वाले सवाल, अमीरों की गरीबों के प्रति संवेदनहीनता, रूह की गिरावट, बंदूकें, जुआ, कैबरे डांस, चमकीले कपड़ों में बदमाश के साथ भ्रष्ट होने पर मजबूर ईमानदार मर्द और औरतें, चाहे थोड़े समय के लिए ही, ऐसे विषय हैं जो उस दौर में 70 के दशक के मध्य से लेकर 80 के दशक के आखिर तक चले। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस नैतिकता से मुख्यधारा का हिंदी सिनेमा आज भी जुड़ा है, वो 70 के दशक की फिल्मों की एक तरफा बल्कि पलायनवादी नैतिकता का नतीजा है। इस फिल्म में राजेश खन्ना जैसे नींद में ही चलते रहे, जो कुछ हो रहा था उस पर ध्यान दिए बिना। बॉक्स ऑफिस पर चलता पुर्जा की बुरी हालत के बारे में सोचते रहने की बजाय राजेश खन्ना आगे बढ़ गए और खुद को अनुरोध 1977 में जो फिल्म आई उसमें डुबो दिया, जो उत्तम कुमार की बंगाली फिल्म ने दे की रीमेक थी और शक्ति सामंत द्वारा निर्देशित। अनुरोध मुख्यतः सिंपल कपाड़िया, राजेश खन्ना की जो साली थी, को फिल्मी जगत में पैर जमाने में मदद करने के लिए बनाई गई थी। शक्ति सामंत की नायिका के रूप में सिंपल राजेश खन्ना को लेकर ये फिल्म बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीय दर्शक नायक की असल ज़िंदगी में साली को उसकी हीरोइन के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। महबूबा के क्लाइमैक्स के समय हुए झगड़े को अभिनेता और निर्देशक भूल गए थे, लेकिन आर.डी. बर्मन, जिनके साथ भी राजेश खन्ना की महबूबा के साथ अनबन हो गई थी, को स्टार ने ये शालीनता नहीं दिखाई, आर.डी. बर्मन ने। और शक्ति सामंत ने इस काम के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया, क्योंकि राजेश खन्ना आर.डी. बर्मन को लेने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे और इस जोड़ी ने अच्छा संगीत दिया। अनुरोध की पटकथा हीरो हीरोइन के पर्दे के पीछे के रिश्ते को ध्यान में रखकर लिखी गई थी।
और बेशक इस बात का ध्यान रखा गया कि चाहे राजेश खन्ना हीरोइन के लिए प्रेम गीत ही गा रहे हों और वो उनके लिए तड़प रही हों, फिर भी एक सीमा को पार न किया जाए। लेकिन दर्शक चूंकि बेवकूफ़ तो है नहीं। शक्ति सामंता को अनुरोध के होने वाले हर्ष की उम्मीद थी और जब वो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही तो उन्होंने दुख जताया कि अगर फिल्म में कोई और हीरोइन रही होती तो फिल्म नाकामयाब नहीं होती। और वो गलत नहीं थे। कौन अक्लमंद रोमांस के राजा को अपनी प्रेमिका के लिए सुंदर जगहों में प्रेम गीत गाते हुए उससे परे रहने की कोशिश करते देखने के लिए पैसे खर्च करके जाता। राजेश खन्ना का जादू विशेषकर हल्के फुल्के सीन्स में जकड़ लेने वाला है और अनुरोध मन लुभाने वाली मनोरंजक फिल्म है और उसके गीत भी एक प्रकार का बोनस हैं। आनंद बख्शी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगत ने किशोर कुमार के 2 यादगार गीत दिए, मेरे दिल ने तड़प के जब तेरा नाम पुकारा और आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। दोनों गीत आपने सुने होंगे, बहुत मशहूर, बहुत दिलचस्प हैं, जो देश भर में आज भी लगभग हर रोज रेडियो पर सुने जाते हैं, यहाँ वहाँ सुनाई देते हैं। आपके अनुरोध पे की गिनती किशोर और राजेश खन्ना की जोड़ी के बेहतरीन गीतों में है। दर्शकों को इस बात का कायल करने की मुश्किल से जूझते हुए भी कि असल जिंदगी में जीजा साली पर्दे पर प्रेमी हो सकते हैं। अनुरोध से जुड़े हर व्यक्ति के पास फिल्म के अलावा भी काम करते चले जाने की वजह थी। राजेश खन्ना अपनी साली पर मेहरबानी कर रहे थे और शक्ति सामंत फिल्म खत्म के करने के इंतजार में थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल किसी स्तर पर राजेश खन्ना शक्ति सामंत की फिल्म के संगीत से होने वाली उम्मीदों से आगे बढ़ जाना चाहते थे। लेकिन बदकिस्मती से दर्शक को ऐसा कोई बंधन नहीं था। अनुरोध के बाद 6 साल लगने वाले थे और शक्ति सामंता के राजेश खन्ना के साथ फिर काम करने में, और ज्यादातर शेष लोगों की तरह उन्होंने भी अपनी अगली फिल्म द ग्रेट गैम्बलर के लिए अमिताभ बच्चन को चुना। और इस बीच राजेश खन्ना पारिवारिक जिम्मेदारी से निकलकर परिवार के साथ छुट्टी पर चले गए अपनी अगली फिल्म के लिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।